हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज जो है वो हम यहाँ से एक नए इनिशिएटिव को बिगिन कर रहे हैं जिसका नाम है डेली एमसीक्यू सीरीज। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके बीट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि आप जब इस लेवल पे जाकर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बाकी एग्जाम्स सीडीएस हो, आरआरबी हो या फिर कहीं ना कहीं आरबीआई का हो, नाबार्ड का हो, कोई भी एग्जाम हो, डजेंट मैटर, एसएससी हो, आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में ये गारंटी है कि आपका हर तरीके से जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका रिवीजन बहुत ही बेस्ट तरीके से चलता रहेगा। तो इस वजह से हमने इस इनिशिएटिव को बिगिन करा है। आपको डेली एक वीडियो जो है वो मिलता रहेगा हमारे आरवी स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल को। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप लाइक करिए, कमेंट करिए और बिल्कुल अपने फीडबैक को बताइए अगर हम कुछ इंप्रूव कर सके तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चंस जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन हम उसको हिंदी में भी आपको पढ़ के समझा देंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को वहीं पे पॉज करिए, आप अपना आंसर भी नोट डाउन करते चलिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कोर यहाँ पे मैटर नहीं करता। आपका 5 में से 5 आए बहुत ही अच्छी बात है, 5 में से 0 आए स्टिल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप 5 ऐसे तरीकों को सीखिएगा जहाँ पे आप एग्जाम में गलतियाँ नहीं दोहराइएगा। तो यहाँ पे हमें लर्न करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम मिस्टेक्स करते भी हैं तो कोई बात नहीं है, सिर्फ एनालिसिस करना है मिस्टेक्स हम कर कहाँ पे रहे हैं। साथ ही साथ जो भी चीट कोड्स है, ट्रिक्स है, हम उनको भी यहाँ पे देखते चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम देखते चलेंगे। और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बेस्ड, स्टैटिक बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ इसका जो एनालिसिस किया जाएगा वो मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी किया जाएगा। तो आपको एक होलिस्टिक कहीं ना कहीं सीरीज देखने को मिलेगा। एंड वी होप कि आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा। और यहाँ पे जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिगिन करते हैं एक नए एनर्जेटिक स्टार्ट के साथ में, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ में, और होप कि आप इस इनिशिएटिव को एंजॉय करिएगा। ओके, एंजॉय द लर्निंग एंड लेट्स बिगिन। चलिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनिया, थाईलैंड और लाओस। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी, पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आसियान में बाकी तीनों ही ब्रुनेई, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों के तीनों ही सदस्य हैं, लेकिन पापुआ न्यू गिनिया इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। अब आसियान को हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो रिसेंटली भारत ने पार्टिसिपेट किया इन 18th इंडिया आसियान समिट में। 18वां इंडिया आसियान समिट हुआ, जिसको इन्वाइट किया था ब्रुनेई ने, ठीक है, जो इस वक्त का करंट चेयर भी है आसियान का। और जो ईयर 2022 है उसको हाईलाइट किया गया है इंडिया आसियान फ्रेंडशिप लीडर्स के द्वारा, इंडिया आसियान फ्रेंडशिप, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो एंगेजमेंट है वो हाईएस्ट लेवल पे बात चल रही है। साथ ही साथ आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी हमारे प्रमोट करता है, क्योंकि पहले मनमोहन सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी तो कहीं ना कहीं लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे सेंट्रलिटी है। साथ ही साथ इंडिया का विजन है वाइडर इंडो पैसिफिक को लेकर के, कहीं ना कहीं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये जो इंडो पैसिफिक टर्म आता है तो ये इंडियन ओशन, मान लीजिए इंडिया है, नीचे इसके इंडियन ओशन जो भी है ये रीजन से लेते हुए कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन तक को कवर करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया आसियान कनेक्टिविटी वगैरह की बात हर तरीके से, इवन कल्चरल हेरिटेज लिस्ट वगैरह में आप देखेंगे कहीं ना कहीं मतलब ट्राईलैटरल हाईवे भी बनाया जा रहा है इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, और साथ ही साथ फर्दर मतलब आसियान नेशंस को कनेक्ट करने के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की आप बात कर लो तो कहीं ना कहीं इंडिया आसियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। साथ ही साथ हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब जो भी रीजनल या फिर इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो कॉमन इंटरेस्ट में होना चाहिए और कंसर्न कॉमन होना चाहिए, जैसे कि साउथ चाइना सी और टेररिज्म, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो एग्रेशन शो करता है कि साउथ चाइना सी उनके नाम पे है। तो जो भी आइलैंड्स हैं डिस्प्यूटेड, आप देखते चलेंगे हम इन्हीं सीरीज़ में। स्प्रैटली आइलैंड्स देखने को मिल जाएगा आपको, जो कि साउथ चाइना सी में ही है, जिसको हम 9 डैश लाइन भी कहते हैं। तो स्प्रैटली आइलैंड्स हो गया, पारासेल आइलैंड्स हो गया, स्कारबोरॉफ शोल हो गया, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड है बिटवीन वियतनाम और चाइना के बीच में, या फिर वियतनाम के साथ साथ बाकी भी नेशंस हैं, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ये सारे नेशंस। और इवन पायरेसी वगैरह का इशू है, टेररिज्म का इशू है। तो इस वजह से रूल बेस्ड ऑर्डर, ये आप टर्म्स को नोट डाउन कर सकते हो, मेंस में लिखने के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि रूल बेस्ड ऑर्डर की बात इवन यूएन क्लॉज भी करता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी।
साथ ही साथ कोविड-19 में हमने देखा कि भारत का एफर्ट जो रहा है पैंडेमिक को टैकल करने के लिए, उसके लिए आसियान को भी उन्होंने मेडिकल सप्लाईज कंट्रीब्यूट किया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं म्यांमार को और बाकी आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड भी बनाया गया है। इवन इंडिया और आसियान का जो टाइज है वो कहीं ना कहीं मतलब पीसफुल डेवलपमेंट की बात करता है उस रीजन में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे ब्रह्मोस मिसाइल को हम मतलब फिलीपींस वगैरह को, इन सबको देने की बात कर रहे हैं अंडर LOC लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत, यानी कि बहुत ही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ब्रह्मोस इंडिया और रशिया मिलकर के साथ बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तो हमने देख लिया इसको की पॉइंट्स। अब आसियान को एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन जो होगा वो ट्रस्ट में बहुत ही क्वालिटी होगा। सिर्फ आपको स्टिक करके रखना है, ऐसा नहीं है कि भागना है। आप अगर इन बातों को सुनिएगा, आप कहते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आ गया, क्वेश्चंस इन्हीं सबसे आता है। सिर्फ आपको फोकस के साथ में सुनना है। अगर आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और आप प्रीवियस या क्वेश्चन किसी भी पेपर का उठा के देखिएगा, इन टॉपिक्स से जुड़े हुए, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आसियान पे आते हैं। तो आसियान जो है वो एक रीजनल ग्रुपिंग है जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1967 में। आसियान को कब इस्टेब्लिश किया गया? अगस्त 1967 में, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। इस्टेब्लिश किया गया बैंकॉक थाईलैंड में, शहर ध्यान रखिएगा। और इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त जो फाउंडिंग फादर्स थे आसियान के, वो मेनली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सारे नेशंस थे। इसका जो चेयरमैनशिप है वो एनुअली रोटेट करता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम के हिसाब से। आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आप में मतलब ही काफ़ी ज़्यादा उनका कंबाइंड GDP वगैरह है रफली 2.8 ट्रिलियन US डॉलर्स का। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। इंडिया आसियान कहीं ना कहीं मतलब आसियान एज अ ब्लॉक जो है वो इंडिया के लिए 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। मेंबर्स की आप बात कर लो, जो ये क्वेश्चन उसी पे पूछ रहा था। तो आसियान में 10 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रुनेई है, कैम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेंबर्स अगर आपको याद रखना है तो आप मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट से याद रख सकते हो। जैसे कि IPL मैच आप देख रहे होंगे, मतलब जब फर्स्ट IPL आया था, फर्स्ट एडिशन जब था IPL का, तो उस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स में ब्रेंडन मैकुलम बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने मैग्निफिसेंट सेंचुरी, बहुत ही मतलब कमाल की पारी खेली थी। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो मैच KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो IPL TV। तो इससे क्या हो गया? इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये तो आपको ऐसे ही कवर हो गए। और इसके अलावा ब्रेंडन मैकुलम स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट सेंचुरी। अब ब्रेंडन मैकुलम स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट सेंचुरी। तो ये B से ब्रुनेई हो गया, ये M से म्यांमार हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, कैम्बोडिया, ठीक है। IPL TV ब्रेंडन मैकुलम ने मैग्निफिसेंट सेंचुरी स्कोर करा। तो ये हमारा ट्रिक होगा इसको याद करने के लिए। अगर आप इससे आसान ट्रिक बना सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो कि बाकी के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब इंडो पैसिफिक को लेकर के हमें प्रमोट करना है। साथ ही साथ जो पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, और कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस करना है जो रूल बेस्ड रीजनल आर्किटेक्चर को प्रॉब्लम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ओपन, इंक्लूसिव और फ्री इंडो पैसिफिक ट्रीटी की बात करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से मतलब ट्रेड किया जा सके जो कि ओपन हो, इंक्लूसिव हो, फ्री हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, साइंस, टेक, ट्रेड, कनेक्टिविटी, इन सभी बात को, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह, ये 7 पिलर्स पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो आसियान जो है वो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चंस इसके बियॉन्ड कहीं से भी फ्रेम हो, आपको मिस्टेक नहीं करना है। आसियान जो है वो आप मतलब इवन RCEP जो है उसमें आसियान के मेंबर्स हैं। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और उसमें आसियान के अलावा इंडिया है नहीं है, ठीक है। इंडिया नहीं है, बाकी सारे चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। इसके साथ साथ US और रशिया भी हैं, इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन सभी नेशंस के साथ में। इंडिया का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन इंडिया RCEP का मेंबर नहीं है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि कैम्बोडिया में 2013 में
कहीं ना कहीं बताया गया था, तो उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र से जुड़ा हुआ, और रिसेंटली हमने देखा है कि यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, और इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया तो उस वक्त डॉक्टर वी आनंद जो है वो कहीं ना कहीं मतलब इस देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। तो इस वजह से हम देख लेते हैं कि जो नागेश्वरन जी का अपॉइंटमेंट किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के लिए, उस कंटेक्स्ट में अगर वन लाइनर एग्जाम है तो आपको यही पूछा जाएगा कि कौन रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखिएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। लेकिन अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको डायनामिक करके पूछा जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विथ रेफरेंस टू द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के ध्यान में रख करके इन स्टेटमेंट्स को आपको देखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पहले ही आप ये आदत बना लीजिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, क्योंकि आप करेक्ट के लिए पढ़ लिए और आप उसी के साथ चले गए, बाद में आपने देखा है ना यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था या नॉट करेक्ट पूछा था। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और जब आप क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हो OMR शीट पे, तो आप वहाँ पे सर्कल बनाते चलिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो हम करेक्ट के हिसाब से ही इसको देखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है क्या, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा, जो मेन रोल है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का वो प्रोड्यूस करना है इकोनॉमिक सर्वे। तो इनका मेन रोल यही है कि इकोनॉमिक सर्वे को लाना। साथ ही साथ तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, माफ़ करिएगा इसको आप थर्ड स्टेटमेंट बना सकते हो, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आप सबका है। तो थर्ड जो है वो कह रहा है ही इज़ हेड ऑफ द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो इकोनॉमिक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है क्या, तो उसके ये हेड हैं क्या। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज इट्स अगेन नो, नॉट सी। अगर सी जिनको लग रहा था तो ये सी नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे एलिमिनेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर तो आपको हम बता ही देंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन की बात करते हैं। अब आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको मेन रोल उनका नहीं पता, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हैं या नहीं। चलिए ठीक है, साथ ही साथ वो हेड ऑफ द इकोनॉमिक डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी अंदर आते हैं या नहीं, ये भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मोस्टली आपने सुना है कि हाँ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है उनका काम यही है इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत करना, और आपने हल्का फुल्का अगर न्यूज़ देखा है तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं आकलन कर सकते हो एक बार को। लेकिन अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं क्या। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तो नहीं करते, मान लीजिए भारत सरकार करता होगा या कोई भी एक बॉडी करती होगी, लेकिन प्रेसिडेंट अगर नहीं करते और आप अगर वन को एलिमिनेट कर देते हो, तो आप देखिए जहाँ जहाँ आप वन को एलिमिनेट करिएगा वहाँ वहाँ ये रॉन्ग होता चला जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा बी, जो कि 2 और 3 है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर नहीं पता था, आपने सिर्फ वन को एलिमिनेट किया और आपका आंसर निकल आया। तो ऐसे भी ऑप्शंस को करेक्ट किया जाता है जहाँ 100% नॉलेज नहीं होगा आपके पास में, लेकिन आप थोड़ा नॉलेज और बाकी एलिमिनेशन मेथड से आप करेक्ट आंसर तक पहुँच पाइएगा। ठीक है, अब हम इसको आंसर इसका B 2 और 3 है, और इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपॉइंट किया है वेंकट रमन आनंद नागेश्वरन को एज इट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और ये ठीक जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को निकालने से पहले, साथ ही साथ बजट 2022-23 को निकालने से पहले किया गया। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट, इनको अपॉइंटमेंट इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो अपॉइंटमेंट इनका अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एकोमोडेशन है। और साथ ही साथ एक और है, हमने CBC का भी लेक्चर इस पे बनाया है अपने चैनल पे, आप CBC का जब देखेगा तो वहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है वो मतलब किन बातों को कवर करता है। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो कहीं ना कहीं मतलब इनका अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट करता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा जो दोनों स्टेटमेंट्स थे वो करेक्ट थे, यानी कि इनका जो मेन रोल है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का
वो है प्रोड्यूस करना इकोनॉमिक सर्वे, और ये हेड है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वो आता है। ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही वो आता है, क्योंकि मिनिस्ट्री चेंज करके भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज़ हैं। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, अकोमोडेशन है, इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर के है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेकर के है, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। बस ये ध्यान रखिएगा कि सभी कमिटीज़ एक्सेप्ट कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, जिसको हेड खुद होम मिनिस्टर करते हैं, इस वक्त अमित शाह हैं, और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसको हेड इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं राजनाथ सिंह। तो इन दोनों को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, वरना सभी को प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है इमरजेंस में, यानी कि संविधान में इनका जिक्र नहीं है, जैसे कि नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो इनके एस्टैब्लिशमेंट के प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूटिव इन इंडिया जो है वो काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, और ये जो रूल है वो कहता है प्रेसिडेंट जो है वो रूल बनाया करेंगे कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हमने डिस्कस कर लिया, तो ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हम कर रहे हैं तो आप बताइएगा, अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में आंसर्स चाहिए, लेकिन हमारा यही पर्सपेक्टिव है कि इससे आपका कहीं ना कहीं होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स की तरफ। तो एंग्लो मैसूर वॉर्स का इनमें भी करेक्ट ही पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि क्या इनमें से करेक्ट है। तो पहला ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और फिर है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये हमें देखना है कि क्या इनमें से दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है या क्या है, ये हमें देखना है। इसके हिसाब से ही हम इस आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B2 ओनली, ठीक है। और ये इस वजह से न्यूज़ में है क्योंकि मैसूर के जो किंग हैं टीपू सुल्तान, वो इस वक्त कंट्रोवर्सी में है मुंबई को लेकर के। तो अब हम मैसूर वॉर्स की तरफ में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको हम सारा का सारा ही रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट मैसूर वॉर, जो कि टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हल्का सा ध्यान रखिएगा, 1767 से 69 तक। फर्स्ट मैसूर वॉर, इमीडिएट कंटेक्स्ट क्या था? तो ये प्रोवाइड करता था राइवलरी ओवर कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न सरकार्स यानी कि आंध्र प्रदेश वाला रीजन आज का, तो वहाँ को लेकर के राइवलरी कोई कौन कंट्रोल करेगा। और ये जो राइवलरी था उससे एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी बन चुका था बिटवीन मराठास, निज़ाम एंड द इंग्लिश अगेंस्ट हैदर अली। तो जो मराठास थे, जो निज़ाम थे और जो इंग्लिश थे, वो हैदर अली के खिलाफ थे। ये एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी बन चुकी थी, और कहीं ना कहीं अटैक किया गया मैसूर के ऊपर 1766 में, और सून हैदर जो थे वो परसुएट किए, यानी कि वो निज़ाम की तरफ गए, और मराठास जो हैं वो हाथ मिला लिए इंग्लिश के साथ में, और फाइनली फोर्स किया गया मद्रास काउंसिल को कि वो साइन करे पीस उनके टर्म्स पे, और इस तरीके से वॉर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। रिजल्ट ये निकल के आता है कि हैदर अली को एक एज मिल जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। तो फर्स्ट मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ध्यान रखिएगा। सेकेंड मैसूर वॉर, वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं गवर्नर जनरल, और ये 1780 से 84 का पीरियड होता है। इमीडिएट कंटेक्स्ट, अब यहाँ पे माहे को कैप्चर करने की बात आती है इंग्लिश के द्वारा। माहे आपको पुडुचेरी वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा था नॉर्दर्न सरकार्स आंध्र प्रदेश वाले रीजन को लेकर के, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया गया। सेकेंड माहे को लेकर के, और यहाँ पे मराठास और निज़ाम जो है वो इंग्लिश की तरफ हो जाते हैं। फर्स्ट वाले में मराठास तो थे ही, लेकिन इस बार निज़ाम भी इंग्लिश की तरफ ही चले जाते हैं, और यहाँ पे बैटल होता है, बैटल ऑफ पोर्ट नोवो बैटल होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब एंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और यहाँ पे एक ड्रॉन स्ट्रगल होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फिर थर्ड मैसूर वॉर की बात कर लेते हैं। थर्ड मैसूर वॉर, इमीडिएट कंटेक्स्ट क्या होता है कि टीपू के ऊपर अटैक कर दिया जाता है ट्रावनकोर में, और इस वॉर में भी मराठास और निज़ाम जो है वो इंग्लिश की तरफ ही होते हैं। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम, तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम थर्ड मैसूर वॉर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से सेकेंड करेक्ट है, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हमने देखा था सेकेंड में था, इस वजह से ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम, और टीपू सुल्तान हार जाते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं अपनी हाफ टेरिटरी जो है उनकी कंपनी को और उनके अलाइज को। कंपनी जो है वो एक्वायर कर लेता है बारामहल को, डिंडीगुल को,
आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। डिंडीगुल लॉक्स को जीआई टैग भी दिया गया है। साथ ही साथ मालाबार वाले रीजन को, और जो 2 बेटे होते हैं टीपू के, उनको प्रिजनर्स की तरह रख लेते हैं कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता था। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम, थर्ड मैसूर वॉर। और ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो चुका था। इंग्लिश ये तक कह रहे थे कि हमने वो सब कुछ जीत लिया बगैर कुछ दिए इन मूर्खों को, तो मराठास और निज़ाम जो है वो उनके खिलाफ चले गए थे। साथ ही साथ फोर्थ मैसूर वॉर होता है, इस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं, तो हमने देख लिया इनका भी पीरियड। सेकंड वाले में वॉरेन हेस्टिंग्स, थर्ड वाले में कॉर्नवालिस और फोर्थ वाले में वेलेस्ली। तो ये 1799 तक होता है। यहाँ पे नेपोलियन जो है वो प्लान करता है कि वो इन्वेड करे भारत को, और टीपू का जो नेगोशिएशंस होता है फ्रेंच के साथ में, टीपू सुल्तान नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में नेगोशिएशंस करते हैं कि आप हमारी हेल्प करिए। और नेपोलियन बोनापार्ट वन ऑफ द बेस्ट एवर आप कह सकते हो फाइटर, और अगर नेपोलियन बोनापार्ट भारत पहुंचते तो शायद ब्रिटेन को वहीं से रफा दफा कर देते, लेकिन वो वहीं पे फंस गए थे। और इस वजह से मेन बैटल अब होता है अगेन बैटल ऑफ सेरिंगापत्तम, और टीपू को मार दिया जाता है, और साथ ही साथ मैसूर जो है वो उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो ये इंटायर आपको देखने को मिलेगा मैसूर वॉर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इन चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिए चलते हैं। रिसेंटली इन न्यूज़ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स न्यूज़ में था, इसको कौन रिलीज़ करता है? क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर वर्ल्ड बैंक? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अभी रिसेंटली जो है वो आप देखिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को निकाला गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और वो कह रहे हैं कि 86% ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो या तो स्टैग्नेट किए हैं या फिर वर्स कर गए हैं करप्शन को लेकर के पिछले 1 दशक में। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, यूएन बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 1993 में फाउंड करा गया था बर्लिन जर्मनी में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे 180 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ को रैंक किया जाता है, और 13 डेटा सोर्सेज को लिया जाता है। जो स्केल होता है वो 0 से 100 होता है, यानी कि 0 का मतलब हाईली करप्ट है और 100 का मतलब कि बहुत ही क्लीन है। तो मोर देन 2/3 ऑफ कंट्री जो है वो 68% यानी कि स्कोर करते हैं बिलो 50, और बाकी के एवरेज ग्लोबल स्कोर जो है वो 43 पे रह चुका है एवरेज जो है। और टॉप परफॉर्मर्स में आप बात करिएगा तो अगेन वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, साथ ही साथ न्यूजीलैंड इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये सारे टॉप 10 हैं। बॉटम की बात करिएगा तो साउथ सुडान सबसे निचला है। आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं टॉप जो कि डेनमार्क है, और बॉटम आप बात कर लो तो कहीं ना कहीं साउथ सुडान, सीरिया, सोमालिया, ये सारे हैं। साथ ही साथ इंडिया का परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो इंडिया जो है वो 85 पे है। इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है, 85 इंडिया का 180 कंट्रीज़ में, भारत का स्कोर जो है वो 40 है। और भूटान के अलावा भारत के जितने भी नेबर्स हैं वो भारत से नीचे ही रहे हैं। ठीक है, तो ये था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। अपने आप में मेंस में आप जब लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो है विद रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडमान एंड निकोबार को ध्यान में रख करके, और अगेन यहाँ पे भी क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो पहला जो है वो कह रहा है कि लोकेटेड है पैसिफिक ओशन, जो कि इंडोनेशिया और थाईलैंड के पास में पड़ जाता है। और जबकि दूसरा जो है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब आपको अंडमान एंड निकोबार 8 डिग्री नॉर्थ पैरेलल से सेपरेटेड है। और तीसरा जो है, माफ़ करिएगा, ये थर्ड है, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है आइलैंड्स का। तो यही क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, वेल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन इज इट्स सी, 1 and 2 ओनली। हो सकता है आपको लैंग्वेज ना पता हो, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर, माफ़ करिएगा सॉरी, 1 and 2 नहीं, सी मतलब ये रहा, C 3 ओनली। क्योंकि अगेन यहाँ पे मतलब कुछ हद तक आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और एलिमिनेशन से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन से कैसे, जैसे अंडमान एंड निकोबार आपने अगर बहुत बार मैप में देखा होगा, तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि पैसिफिक ओशन जो है वहाँ तो लाई नहीं करता होगा। इतना आपको कंटेक्स्ट में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार अगर भारत का ही हिस्सा है तो वो इंडियन ओशन का हिस्सा होना चाहिए ना, पैसिफिक ओशन में कहाँ से आ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रख करके एलिमिनेट कर देते थे तो ये निकल जाता, ये निकल जाता, और साथ ही साथ ये भी निकल जाता। सिर्फ आपके पास बचता ऑटोमेटिकली ये। हो सकता है आपको बाकी का कुछ भी नहीं पता होता,
सॉरी, लेकिन सिर्फ आपके पास यही बचता। खैर, हम इसको अब डिस्कस कर ही लेते हैं अच्छे से। तो कहीं ना कहीं मतलब अंडमान एंड निकोबार जो है वो एक यूटी है भारत में, और ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल के सदर्न वाले हिस्सा में, जो कि इंडोनेशिया और थाईलैंड के पास में पड़ता है। साथ ही साथ 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल है, जो कि अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करता है। 10 डिग्री है, 8 डिग्री नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है आइलैंड का। बंगाली भी डोमिनेंट है और काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर और डिटेल में देख लें तो कहीं ना कहीं अंडमान, आपको हम मैप में लिए चलते हैं सीधा का सीधा अंडमान एंड निकोबार का, ये आपके सामने मैप है। तो 10 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार का, और कहीं ना कहीं ग्रेट निकोबार जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेट निकोबार जो है वो लार्जेस्ट है, और कार निकोबार जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे ऊपर है। आप देखिएगा, कार निकोबार नॉर्दर्न मोस्ट है और ग्रेट निकोबार जो है वो आपका मतलब लार्जेस्ट होगा, ठीक है। बैरन आइलैंड्स जो है वो इकलौता एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है भारत का, और ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। वैसे मेनलैंड इंडिया में कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है, लेकिन यहीं पे एक आपको एक्टिव वोल्केनो देखने को मिल जाएगा। कोरल रीफ वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इवन सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान में, ये हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि हाईएस्ट पीक है यहाँ का, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा लक्कादीव आइलैंड वगैरह, मिनीकॉय आइलैंड वगैरह, और साथ ही साथ मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके डिस्कस करके हम कवर कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो डिस्कशन है आज के इस सीरीज़ का, वो हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा। थैंक यू।